वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो आज हम क्या बात करने वाले हैं। हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया हुआ था। जो बीपीएससी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपके मेन सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए हैं जिनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट हमने यहाँ पे कवर किए हैं तो वो देखिए आपका है कंप्यूटर फंडामेंटल जो हमने कवर कर लिया है। उसी के बाद हमने क्या किया था, आपका बुलियन अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम का टॉपिक कर लिया है। एंड साथ साथ में हमने जो बीपीएससी ट्री 2 और ट्री 1 में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी अलग अलग से क्लासेस में डिस्कस किया था। ठीक है, देन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने किया था, वो आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग हमने स्टार्ट किया था एंड इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। फिर आपका डीबीएमएस आता है, डीबीएमएस हमने कर लिया है। देन आपका डेटा स्ट्रक्चर था, डेटा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। इन सभी सब्जेक्ट के लिए एक एक एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, जिसमें किसी में 50 प्लस एमसीक्यूज होंगे, किसी में 100 प्लस एमसीक्यूज होंगे, लेकिन वो सारे सिलेक्टेड एमसीक्यूज है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको 2 एमसीक्यूज क्लास भी मिल जाएंगी, तो वो क्लास देख लेना। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज के नाम से वो आपकी प्लेलिस्ट रहेगी। एंड अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो अगर आपने वो एमसीक्यूज भी कवर कर लेते हो ना तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहां से काफी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। आपके ट्री 2 में भी वहां से काफी क्वेश्चंस आए थे, ट्री 1 में भी वहां से काफी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है मैंने आपको अभी आपका जो बीपीएससी का क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको फिर से करवाए थे। उसके अलावा सी प्लस प्लस की मैं आपको बताती हूँ कि 2 क्लासेस अवेलेबल है, एक एमसीक्यू की एक थ्योरी की, वो आपको करनी है। एंड देन आपको क्या करना है, एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल करना है और फिर क्या करना है आपको, एचटीएमएल करना है। तो ये 3 टॉपिक की क्लासेस अवेलेबल है, ये आपको करने हैं एंड ये सब्जेक्ट करने हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने आपका स्टार्ट किया था, लेकिन उसके मैंने आपको बताए थे कि 1-2 छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं। आपका डीएमए, बस आर्बिट्रेशन, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं। उसके अलावा मैं जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे फिर से करवा रही हूँ। जब मैंने आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में जो ट्री 2 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो वहां पे भी मैंने आपको ये जनरेशंस करवाई थी, लेकिन अभी मैं इसकी एक अलग से क्लास में करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद आपका जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं 99% मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो चलिए अभी आपको क्या करनी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लासेस अवेलेबल है, सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां से अपनी प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हो, जिस भी आपको सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखनी है। ठीक है, बीपीएससी ट्री 1 की प्लेलिस्ट भी वहां पे है, ट्री 2 की भी बीपीएससी ट्री 2 की एंड ट्री 3 की दोनों की प्लेलिस्ट वहां पे अवेलेबल है। आपके पीजीटी के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनकी प्लेलिस्ट वहां पे अवेलेबल है। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पे डीएम करिए, मैं डायरेक्टली वहां पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टाइम कम है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। इसके बाद मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करवाऊंगी। ठीक है, एक ये छोटा सा आपका और रहता है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डीपली नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू दूंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की क्लास एंड इसके बाद हम कुछ और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, थ्योरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, फिर हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। अब यहाँ पे देखिए जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो टोटल हमने कितनी जनरेशन डिस्कस करी थी, हमने बताई थी कि भाई माइक्रो प्रोसेसर की 5 जनरेशन होती है, आपके कंप्यूटर की भी 5 जनरेशन ही होती है। ठीक है, एंड ये जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर से आपके ट्री 2 में 2 क्वेश्चंस आए थे, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे एकदम अलग से क्लास में करवा रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है। तो जो आपकी पहली जनरेशन है वो कब आई थी, तो ये आपकी आई थी 1971 में, ये जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1971 टू 72, जब आपकी जो इंटेल कंपनी है उसने अपना पहला माइक्रो प्रोसेसर जनरेट किया था, डेवलप किया था। एंड उसी इरा को क्या कहते हैं, आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, एंड ये आपका जो इंटेल 4004 जो आपके पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया था, जिसे इंटेल कंपनी ने जनरेट किया है, एंड ये आपका फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। ये
आपका 4 बिट का था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितने बिट का था, तो ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, एंड इसे किसने जनरेट किया था, तो टैड हॉफ ने इसे डेवलप किया था। उसके बाद देखिए ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, आपका एक सिंगल चिप के ऊपर था। इट कुड परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बुलियन और एंड बुलियन एंड। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एंड जो सेकंड जनरेशन है वो आपकी 1973 में इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड इसे भी इंटेल कंपनी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। अगर हमसे ईयर पूछा जाए तो आपका जो रफली मैं आइडिया दे सकती हूँ वो है आपका 1973 टू 1978, इसी के अप्रोक्सीमेट आपकी सेकंड जनरेशन रही थी। ठीक है, इसमें कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर आए थे, एंड यही आपसे क्वेश्चन भी आया था कि आपका इंटेल 8085 कौन सी जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था, तो ये आपके सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, एंड इसके अलावा इसके अंदर मोटरोला 6800, 6801 ये जो आपके माइक्रो प्रोसेसर है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और ये आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपकी थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, एंड ये जो जनरेशन है वो आपकी 1978 से स्टार्ट हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि लेट 1978 से आपकी ये जनरेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आपका 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो कि विद ए परफॉर्मेंस लाइक मिनी कंप्यूटर्स, जो मिनी कंप्यूटर्स है वो आपके इसी में आ जाते हैं थर्ड जनरेशन में। एंड कौन कौन से यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है, तो देखो इंटेल 8086, 80186, 80286, मोटरोला के 68000, 68010, ये आपके थर्ड जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर रहेंगे। एंड अप्रोक्सीमेट आपकी जो थर्ड जनरेशन है वो 1 ईयर थी, तो 1979 टू 780 आ सकता है, या फिर 1978 टू 1980 ये जनरेशन रहेगी। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुए थे। ईयर की अगर हम बात करें तो 1981 से 1985 तक ये रहा था, एंड एग्जांपल की बात करें तो इंटेल 80386 और मोटरोला का 68020, ये यहाँ पे कुछ पॉपुलर प्रोसेसर रहे। फिर आती है आपके फिफ्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर, तो ये आपके 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर रहेंगे, एंड हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका भी 1985 से, ठीक है, क्या है आपका ये 1985 से लेके अभी तक क्या चल रहे हैं आपके जो आपके फिफ्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर अभी चल रहे हैं। ठीक है, 64 बिट के ये प्रोसेसर है। यहाँ पे आपके पैंटियम, फिर ये सैलरॉन, ड्यूअल, क्वाड एंड ऑक्टा कोर, ये सारे प्रोसेसर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो एग्जाम में ना ये मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी से एक क्वेश्चन आया था कि थर्ड जनरेशन की मैक्सिमम मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी लिखी है। तो देखिए 4004 माइक्रो प्रोसेसर जो कि आपका फर्स्ट जनरेशन का है, इसकी वर्ड लेंथ होती है 4 बिट, और इसकी जो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी है वो आपकी 1 KB रहेगी। फिर यहाँ पे सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो 8085 काफी पॉपुलर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, एंड ये आपकी वर्ड लेंथ इसकी 8 बिट रहेगी। 8085 के बारे में हमने अलग से एक क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, एंड इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये आपके 64 KB है। ठीक है, फिर आता है आपका 8086, एंड ये आपका थर्ड जनरेशन का है। वर्ड लेंथ इसकी 16 बिट रहेगी, एंड कैपेसिटी इसकी है 1 MB। फिर नेक्स्ट आपका आता है 80286, ये भी आपका 16 बिट का रहेगा, एंड यहाँ पे देखिए इसकी कैपेसिटी है आपकी 16 MB रियल और 4 GB वर्चुअल। जो आपका क्वेश्चन था ना ट्री आपका शायद ट्री 1 की में वो क्वेश्चन था, ट्री 2 में नहीं, ट्री 1 में क्वेश्चन था कि थर्ड जनरेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी गई थी, तो वहां पे 16 MB भी ऑप्शन में था, 1 MB भी शायद ऑप्शन में था, एंड 4 GB भी ऑप्शन में था। तो उन्होंने जो करेक्ट आंसर किया था वो था 4 GB। तो इसका मतलब इन्होंने जो वर्चुअल वाला आंसर को क्या किया था, बीपीएससी के एग्जाम में करेक्ट किया था। ठीक है, तो 4 GB वहां पे करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद देखिए फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो आपका 80386, ये आपका 32 बिट का रहेगा, एंड ये इसकी कैपेसिटी है 4 GB रियल, 64 TB वर्चुअल। फिर आपका 80486, ये भी आपका 32 बिट है, यहाँ पे भी सेम कैपेसिटी है इन दोनों की। नेक्स्ट आपका पैंटियम में और भी काफी आए, पैंटियम आया, पैंटियम प्रो है, पैंटियम सेकंड है, पैंटियम थर्ड है, पैंटियम फोर्थ है, एंड पैंटियम फोर्थ की आपकी कैपेसिटी है 64
जीबी। तो अगर हमसे फोर्थ जनरेशन की मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी जाए तो मे बी इसका आंसर 64 जीबी ही आपका जो बीपीएससी वाला जो बीपीएससी है वो इसको करेक्ट करेगा, ठीक है, 64 जीबी को। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन से पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है बस आर्बिट्रेशन। काफी छोटा सा टॉपिक है कि बस आर्बिट्रेशन क्या होती है। तो देखो हमने बात की थी बस की, कि जब आपको बहुत सारे डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करवाना है तो सबसे सिंपल सा जो हमने मेथड वहां पे सिलेक्ट किया गया था वो क्या था, आपका बस, ठीक है। बस की हेल्प से हम क्या कर पा रहे थे, उन मल्टीपल डिवाइसेस में को आप क्या कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो एक सिंगल बस की हेल्प से, जिसे हम कह रहे हैं एक कॉमन कम्युनिकेशन पाथवे, ठीक है। लेकिन in order to transfer data between these devices they need to have access to the bus। देखिए ये आपकी बस है, ठीक है, यहां से आपके डिवाइसेस कनेक्ट है। एक बस पे बहुत सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। एंड यहां पे जब एक से ज्यादा डिवाइसेस सेम टाइम पे क्या करना चाह रहे हैं, इस बस को यूज करना चाह रहे हैं एंड इसके ऊपर अपना डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तब वहां पे क्या आ सकता है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि उन जो डेटा है, डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि एक से ज्यादा डिवाइसेस एक ही बस को यूज कर रहे हैं। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम आ रही है इस बस को यूज करने में, इसको सॉल्व करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, बस आर्बिट्रेशन कहते हैं। Bus arbitration is the process of resolving conflict that arise when multiple devices attempt to access the bus at the सेम टाइम, ठीक है। तो बस आर्बिट्रेशन समझ में आ गया कि भाई क्या कॉन्सेप्ट होता है। आपको बस क्या होती है ये अभी याद है, काफी टाइम पहले हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस का टॉपिक किया था, तो अगर याद नहीं है तो एक बार देख लेना, लिंक मैं आपको इसका प्रोवाइड करवा दूंगी। अब यहाँ पे देखिए कि जब एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस बस को यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या आ सकते हैं, भाई डेटा करप्ट हो सकता है, आपका सिस्टम इनस्टेबल हो सकता है, ठीक है। एंड इन्हीं सब इशू को सॉल्व करने के लिए, इनसे बचने के लिए आपकी क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, बस आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस उस बस को यूज कर पाएगा, ठीक है। Bus arbitration refers to the process by which the current bus master access and then leaves the control of the bus and passes it to another bus requesting processor unit। नेक्स्ट हमारा आता है कि द कंट्रोलर that has access to a bus at an instance is known as bus master। और बस आर्बिटर क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि who would become the current bus master, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अप्रोचेस की अगर बात करें बस आर्बिट्रेशन की, दो अप्रोचेस होती है, एक होती है आपकी सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन और एक होती है आपकी डिसेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक सिंगल बस आर्बिटर परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड आर्बिट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल डिवाइस, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बस कंट्रोलर कह रहे हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एक्सेस टू दी बस। सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन में तीन मेथड्स होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक आपका है डेली चेनिंग मेथड या डेजी चेनिंग मेथड है ये, ठीक है, डेजी चेनिंग मेथड। ये आपका सबसे सिंपल एंड चीपर मेथड होता है, जहां पे सभी मास्टर्स क्या करेंगे, आपकी सेम लाइन को यूज करेंगे फॉर मेकिंग बस रिक्वेस्ट। सेकंड आपका आता है रोटेटिंग और पॉलिंग प्रायोरिटी मेथड। इसमें क्या होता है कि कंट्रोलर इज यूज टू जनरेट एड्रेस लाइन फॉर दी मास्टर। कंट्रोलर क्या करेगा, इसमें मास्टर के लिए एड्रेस लाइन जनरेट करता है। थर्ड आता है आपका इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट और फिक्स्ड प्रायोरिटी मेथड। इसमें क्या होगा कि ईच बस हैज इट्स ओन बस रिक्वेस्ट एंड ए ग्रांट। डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि सभी डिवाइसेस पार्टिसिपेट करेंगे कि कौन नेक्स्ट बस मास्टर बनेगा। इस लाइन में सभी डिवाइसेस क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और ईच डिवाइस हैज इट्स ओन प्रायोरिटी लेवल एंड द डिवाइस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन एक्सेस टू द बस। In distributed arbitration, device compete for access to the bus by sending a request signal and waiting for a grant signal। तो ये क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपका बस आर्बिट्रेशन एंड इसके टाइप्स के बारे में। फिर आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें डीएमए क्या होता है। डीएमए की फुल फॉर्म होती है भाई डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एंड यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका डीएमए। देखो
जनरली क्या होता है, मान लीजिए डीएमए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, यहाँ पे क्या है, आपकी मेन मेमोरी है, बीच में क्या रहता है, आपका प्रोसेसर रहता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर से कनेक्ट है, मेन मेमोरी भी आपकी प्रोसेसर से कनेक्ट है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करेंगे, तो ये प्रोसेसर की हेल्प से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। एंड जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को और मेन मेमोरी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है ना, उस टाइम प्रोसेसर इनको कम्युनिकेट करवाने में बिजी रहेगा, वो कोई और रिक्वेस्ट वहां पे क्या नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इससे सीपीयू का क्या है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइम वेस्ट को बचाने के लिए क्या आया, आपका डीएमए आया। डीएमए क्या करवाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी को क्या करवाएगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाएगा। एंड अब इस कम्युनिकेशन में प्रोसेसर का कोई रोल नहीं होता। जब ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तब प्रोसेसर सीपीयू किसी और रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। एंड इससे क्या होगा आपका, इससे जो स्पीड है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। समझ में आया इतना हमें कि डीएमए का कॉन्सेप्ट क्या होता है। DMA is a capability provided by some computer bus architecture that enables data to be sent directly from an attached device such as a disk drive to the main memory on the computer's motherboard, ठीक है। जो अटैच्ड डिवाइसेस है, जैसे कि आपके इनपुट आउटपुट हो गए, डिस्क ड्राइव हो गई, उनको और मेन मेमोरी को क्या कर रहा है, डायरेक्टली वहां पे डेटा सेंड करता है ये। माइक्रोप्रोसेसर और सीपीयू इज फ्रीड फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद द डेटा ट्रांसफर। यहाँ पे सीपीयू का कोई रोल नहीं रहेगा जब ये डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा। एंड ये क्या करेगा, आपका पूरे कंप्यूटर ऑपरेशन को क्या कर देता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे डीएमए में कौन कौन से डिवाइसेस इंक्लूड हो जाते हैं, तो डिस्क ड्राइव है, एक्सटर्नल मेमोरी है, ग्राफिक्स कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, साउंड कार्ड है, ये सारे डिवाइसेस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं टू शेयर एंड रिसीव डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी इन कंप्यूटर, ठीक है। एंड इस टाइम पे जब ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आपका सीपीयू क्या कर रहा है, कोई और काम कर रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर डीएमए नहीं हो तब क्या करेगा, तब यहाँ पे सीपीयू क्या हो जाएगा, इनमें बिजी रहेगा, डेटा रिक्वेस्ट भेजेगा, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर करवाने में क्या रहेगा, वो बिजी रहेगा, ठीक है। बाकी कोई और काम वो नहीं कर पाएगा। तो अगर डीएमए है तब क्या कर रहा है, डीएमए डेटा ट्रांसफर को हैंडल कर लेगा एंड सीपीयू क्या कर सकता है, उस टाइम पे दूसरे काम कर सकता है। डीएमए कंट्रोलर क्या होता है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूजेस हार्डवेयर फॉर एक्सेसिंग द मेमोरी। डीएमए क्या यूज करता है, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एक हार्डवेयर का यूज करता है एंड इस हार्डवेयर को क्या कहते हैं, डीएमए कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। इस डीएमए कंट्रोलर का काम क्या है, ये डेटा ट्रांसफर करवाना। डेटा ट्रांसफर करवाना किसका काम है, आपके डीएमए कंट्रोलर का है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा 3 टॉपिक थे जिसमें हमने जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिस्कस किया, बस आर्बिट्रेशन डिस्कस किया एंड डीएमए डिस्कस किया। इसी के साथ आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। साथ साथ में ये जो आपकी प्लेलिस्ट है वो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी क्या रहेगी, यूजफुल रहेगी। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।